आपने फार्मा की बात की, हालांकि गाय बगाए फार्मा की भी धमकी तो उन्होंने दे ही दी थी कि वो धीरे धीरे इतना फार्मा पे भी लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो ये कि सब वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मिताली भी हैं, मिताली निकोरे, और वो एक इकोनॉमिस्ट है। मिताली, आप आज जब आरबीआई गवर्नर भी अपनी पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहे थे तो डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बस इंटरनेशनल सिनारियो का जिक्र किया, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें ये टैरिफ की अनसर्टेनिटीज इंक्लूड थी, जिसको गवर्नर अपनी बातों में इंक्लूड कर रहे थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन मैं आपसे सच में समझना चाहूँगा कि मान लीजिए ये अमेरिका 25% 50% ये सब कर रहा है, आगे हो सकता है कम में सेटल हो जाए, इतना रहे, हमें नहीं पता कब तक क्या होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में हमारी इकोनॉमी पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आएगा? जी, ये एक्चुअली एक बहुत ही सीरियस आज बात हुई है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप फ़रवरी की बात करें, फ़रवरी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका में, तब ये डिस्कशन हुआ था कि इंडो यूएस ट्रेड को हमें $500 बिलियन के लेवल पर लेकर जाना है। और आज ये बात आ गई है कि आप 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही सीरियस है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत सीरियस है। और हाँ, हम देख रहे हैं कि शायद 1 सेक्टर, 2 सेक्टर या 3 सेक्टर पे इमीडिएट इम्पैक्ट पड़े, लेकिन अगर किसी भी सेक्टर में ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, ये एमएसएमई सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, तो ओवरऑल आगे चल के हमारी जॉब्स, हमारी ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए एज अ कंट्री। सबसे बड़ी बात ये है। आरबीआई गवर्नर ने भी आज अपनी स्पीच में यही कहा। उन्होंने रेपो रेट कम नहीं किया, उन्होंने रेपो रेट 5.5% पर ही रखा, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि हमें पता ही नहीं है अभी कि किस डायरेक्शन में ग्लोबल ट्रेंड्स किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। इसलिए ये बेटर है कि ना हम इसे बढ़ाएं, ना हम इसे कम करें, ना हमें लिक्विडिटी सिचुएशन में, अगर अभी हम चल रहे हैं एक स्टेबल इन्फ्लेशन पर हम अभी चल रहे हैं, तो इसी पर चलना एक एक अच्छा आइडिया है, एक अच्छा प्रैक्टिकल स्टेप है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमें आगे क्या करना है, 3 स्टेप्स की बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें अपनी नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ आगे चल के इस माहौल में फिर भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि हमारे पास 27 अगस्त तक का टाइम है ये देखने के लिए कि हम कैसे इस स्टांस को सॉफन कर सकते हैं। दूसरा, हमें ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेने हैं, और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि वो चाइना जा रहे हैं अगले हफ्ते फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब काफी सालों में एक हाई लेवल समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जा रहे हैं। तो इसका ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम अपनी ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और नंबर 3 है कि हमें एक तरह से सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, और हमें एक तरह से एक ट्रेड सपोर्ट प्रोग्राम लाना पड़ेगा उन एक्सपोर्टर्स के लिए जिनके लिए लॉसेस ज्यादा होने वाले हैं। और एक तरह से गवर्नमेंट को एक ट्रेड हेल्पलाइन भी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि एक्सपोर्टर्स क्लियरली पूछ सके गवर्नमेंट से कि हाँ, हम अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक्चुअली कितना टैरिफ लगेगा। और नंबर 2 कि हम अगर हम नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, तो क्या और देश हैं, क्या और मार्केट्स हैं, उसके ऊपर एक रिसर्च की बहुत जरूरत है। नहीं, वेरी गुड सजेशन मिताली। आई थिंक ये हो सकता है अंडर कंसिडरेशन भी हो ये चीज़ कि ट्रेडर्स के बीच में, चूँकि CNBC आवाज़ एक बिजनेस चैनल है और हम लगातार ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं, तो हाँ, ये चीज़ है कि क्लैरिटी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये क्लैरिटी अभी तो अपने लेवल पर ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी अभी साफ नहीं है, कितना लगेगा नहीं लगेगा। हो सकता है 27 तारीख आते आते पूरा नक्शा ही बदल जाए। बट हाँ, एक अगर ये सिनेरियो रहता है तो एक हेल्पलाइन जिसमें प्रॉपर गाइडेंस हो कि इफ टू अमेरिका तो ऐसा, और अगर नहीं तो दूसरे कौन से मार्केट्स हैं। गुड सजेशन। दीपक सर, तो जैसा अभी मिताली भी जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री जो हैं अब वो चीन जा रहे हैं, एक बड़ा संदेश है। इस समय डोवाल साहब, आपने ही कहा, रशिया पहुंचे हुए हैं। जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं वो कह चुके हैं कि अब वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे, वो मोदी जी से बात करेंगे। क्या ये सारे संकेत कुछ इशारा करते हैं, और ये अमेरिका को भी सुनाई और दिखाई दोनों दे रहे होंगे? ये ट्रंप को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा कि 3 जो महाशक्तियां आती हैं आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, रशिया और चीन, सबके साथ उन्होंने अपने संबंध बिगाड़ लिए हैं।
ये अमेरिका को अकेला कर रहा है सर। एंड आई थिंक द पीपल, देन निकी हेली ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर तुमने चीन से टक्कर लेनी है, आप भारत को अभी नाराज करोगे तो फिर चीन से टक्कर नहीं ले पाओगे। चीन दो तमाचे मारेगा, आप सही हो जाओगे। केवल भारत है जिसमें शक्ति है चीन का मुकाबला करने की। मेरा अपना मानना है सर कि जो 27 अगस्त का आर्बिट्ररी डेट जो ये दे देता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा एटसेट्रा, ये इसको एक्सटेंड कर देगा। फिर हमारी बातचीत इनके साथ होगी, फिर कहेगा अच्छा चलिए भारत ने ये कह दिया, मैं मान गया हूं। सर इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, लेट मी पुट इट अक्रॉस टू यू लाइक दिस। जो चीन के साथ हुआ था कि सप्लाई चेंज, आपको मालूम है जब चीन ने बड़ी नौटंकी करने की कोशिश की थी, एक मूवमेंट भी बना था टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेंज। और अब मुझे लगता है सर, आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा, मुझे लगता है कि दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। लेट्स डेवलप अदर इकोनॉमीज, अमेरिका के ऊपर अपना जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करिए, क्योंकि अगर एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर आ जाता है वो तो कुछ भी कर सकता है, वेपनाइजिंग द अमेरिकन इकोनॉमी, और कोशिश कर रहा है कि बाकी देशों की इकोनॉमी को वो, जिससे उसने कहा कि अगर भारत की और रूस की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, आई डोंट केयर, ये कहता है ये आदमी, आई डोंट केयर, और बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बनता फिरता है। और पाकिस्तान में इतने सारे ऑयल रिजर्व्स है, मैसेज ऑयल रिजर्व, वहां पे एक बूंद नहीं है तेल का। बट दीज आर द थिंग्स दैट दिस गाय, ये सोचता है सारी दुनिया बेवकूफ। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज हिम, बट इतना बताना चाहता हूं सर, भारत इसके सामने नहीं झुकेगा सर। और ये जो कोalition एक बन रहा है, अमेरिका पीड़ित संगठन, यू आर गोइंग टू हियर मोर अबाउट इट आने वाले दिनों में सर। जी सुनील जी, एक अलग तरीके का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और जो भी फिर अपनी राय इसमें रखना चाहे, बिल्कुल ये ओपन है डिबेट, कि अमेरिका जिस तरीके का देश है, हमने उस देश को लंबे वक्त से देखा है, और वहाँ का जैसा सिस्टम है, वहाँ जैसे सरकारें चलती हैं, हम मानते हैं कि वहाँ का राष्ट्रपति काफ़ी पावरफुल होता है और एक अलग तरीके का वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट आफ्टर ऑल एक डेमोक्रेसी है और एक ऐसा देश है जिसने एक दुनिया में मुकाम बनाया, अपनी शख्सियत बनाई, बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोड्यूस की, मतलब एक पूरा इतिहास है जो बड़ा गौरवशाली है। एक व्यक्ति उस कुर्सी पर आके और एकदम अजीबोगरीब सा तानाशाह सा व्यवहार कर रहा है, और रात में सोएगा तो कुछ, सुबह उठेगा तो कुछ। क्या वहाँ कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जो इस चीज़ को कंट्रोल करे, जबकि वहाँ तो मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ सिस्टम ओपन और ट्रांसपेरेंट है जो यहाँ से कहा देखा सुना जाता है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ना कोई समझ रहा है, या फिर सारे के सारे लोग वैसे हो गए हैं जो उनके साथ हैं? नहीं, क्या है कि उन्होंने इलेक्शन जीता है और रिपब्लिकन पार्टी में कोई और लीडर नहीं है, तो उनको क्या है कि पब्लिक अपील उनके पास है, सोच रहे हैं, तो इसलिए वहां पर वो जो भी कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगले इलेक्शन में इसको सबक सिखाएंगे, मगर जब तक वो होता है। सेकंड चीज है कि ये टैरिफ का जो कर रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। क्या होता है कि ये पहले ऑर्डर साइन करते हैं, फिर उस पर कोई अपोज करके वो रिवर्ट भी हो सकता है। क्या है कि उधर अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, मगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ये साइन करते हैं उससे एक डरावट क्रिएट करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें क्या बताऊं मैं, कि प्रॉब्लम है कि हमारी बात ये है ना, ये एक्चुअली इंडिया के साथ वाली बात नहीं है, ये रशिया की लड़ाई हमारे थ्रू लड़ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी सब हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ये वो, पर याद रखिए 3.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का इंपोर्ट है, उसमें 64 बिलियन डॉलर ही हमारे गुड्स है, तो हार्डली 4 और 5%। तो समझने की बात यह है कि ये उनको ये 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत छोटी रकम है ये। टोटली 3 ट्रिलियन का इंपोर्ट है, चाइना के खिलाफ ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर 500-600 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं चाइना से, क्योंकि हम बहुत छोटे शहर है उधर ही हमारे साथ ये खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वही मैं कह रहा हूं कि ये स्पेसिफिकली उनको इनकम जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये क्योंकि रशिया के खिलाफ एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम फंस गए। तो ये मैं सोचता हूं कि ये खाली ट्रंप की बात नहीं है, इधर लेजिस्लेशन भी किसी ने 500% का टैरिफ लगाने के लिए किसी ने कांग्रेस में लेजिस्लेशन मूव किया है, इफ इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ये एंटी रशिया फीलिंग इज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग इन अमेरिका। और उन दिनों भी आपको याद होगा कि मैकार्थी करके एक कम्युनिस्ट थे, उनको मरवा दिया उन्होंने। तो एक एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग, एंटी रशियन फीलिंग, उसमें हम जाके फंस गए। यही मेरा मानना है, ये एक ट्रेड वाली बात ही नहीं है। 50-60 बिलियन क्या है उनके लिए, कुछ नहीं है, मगर ये एक प्यूनिटिव एक्शन, वेपनाइजिंग द टैरिफ, वही मैं कर रहा हूं बार बार। और हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, अमेरिका हैज ऑलवेज बीन अ फेयर वेदर फ्रेंड, रशिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय अस।
पोखरान के समय याद है आपको कैसा अमेरिका ने हमें बैन किया था अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोविजन ट्रीटी। 1971 वॉर में किसने हमारा सपोर्ट किया था? रशिया ने किया था। इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, उन्होंने F-16 प्लेन उधर बेचा है। तो इज नॉट अ रिलायबल फ्रेंड। ये जो एट दिस पॉइंट इन टाइम उनको रशिया यूक्रेन की फेलियर वो हमारे इस्तेमाल करके हमें ट्विस्ट करके उसको रशिया को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें फर्म स्टैंड लेना चाहिए और अमेरिका में काउंटर चेक और काउंटर बैलेंस कोई एक प्रो इंडिया सेनेटर कुछ बिल लाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, वो तो चलेगी, बट इमीडिएट इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो लगेगा ही ना। दैट वी कैन नॉट अवॉइड। एज अ कंट्री हमें मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है, एंड वी हैव टू फाइट दिस यूनाइटेडली।